वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रिंस और आज हम करने वाले हैं मोशन इन वन डे। तो मोशन इन वन डे यानी कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें पहली टर्म जो हम पढ़ते हैं उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चीज़ होती है? वेयर एवर द ऑब्जर्वर इज़, यानी कि जहाँ पे वो ऑब्जर्वर खड़ा है या देख रहा है या जहाँ पे वो बैठा हुआ है। जैसे कि एक चलती हुई कार में है तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम कार को लेंगे। वो कहीं पे खड़ा है, ऑब्जर्वर कहीं पे खड़ा है और वो किसी चीज़ को देख रहा है, यानी कि एक ट्रेन चलती हुई को देख रहा है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसका रुका हुआ है, ऑब्जर्वर एक जगह रुका हुआ है और एक ट्रेन को चलते हुए देख रहा है। इसका दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं कि एक ट्रेन चल रही है, वो दो ट्रेन्स पैरेलल में चल रही हैं। एक ट्रेन के अंदर बैठा हुआ बंदा दूसरी ट्रेन को देखता है, तो वो अगर दोनों ट्रेन सेम स्पीड पे है तो वो उस ऑब्जर्वर को वो ट्रेन रुकी हुई दिखाई देगी। दूसरी चीज़ हम देखते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है? टोटल लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी। ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता, या तो ज़ीरो हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। तो हम डिस्टेंस की बात कर रहे थे, तो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता और एक मूविंग बॉडी के लिए ये हमेशा पॉजिटिव होता है और बढ़ता रहता है। ठीक है। दूसरी चीज़ है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। लाइक ये दो पॉइंट्स हैं तो इन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये होगा। अब डिस्टेंस तो ये भी हो सकता है बट डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट ही रहेगा, ये वाला ही। डिस्टेंस तो कितना भी हो सकता है इन दोनों के बीच में, हम बढ़ा भी सकते हैं इसको और भी बढ़ा सकते हैं हम इसको। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ इंक्रीज भी कर सकता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ डिक्रीज भी कर सकता है। एवरेज, दूसरी टर्म आती है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड को हम टोटल डिस्टेंस, DISTANCE, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, हम इसको लिखते हैं। दूसरी तरफ हम सेम चीज़ पढ़ते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या चीज़ होती है? तो एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट इन दोनों पॉइंट्स के बीच का कितना है और टाइम कितना लिया गया है, उसको एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। बेसिकली एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में कुछ फ़र्क होते हैं, जैसे कि एवरेज स्पीड पॉजिटिव और ज़ीरो होती है बट एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव भी होती है। फॉर मूविंग बॉडी एवरेज स्पीड जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव रहने वाली होती है बट एवरेज वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, ये ज़ीरो भी हो सकती है। एवरेज स्पीड स्केलर होती है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होती, और एवरेज वेलोसिटी वेक्टर होती है, यानी कि इसके पास डायरेक्शन होती है। एवरेज स्पीड के बारे में अगर हम बोलें तो इसमें डिस्टेंस का रोल होता है, डिस्प्लेसमेंट का नहीं होता है। या और एवरेज वेलोसिटी की बात बोले तो इसमें डिस्प्लेसमेंट इंक्लूडेड होता है, डिस्टेंस इंक्लूडेड नहीं होता है। एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन एवरेज स्पीड, यानी कि एवरेज स्पीड से कम होगी या उसके बराबर होगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। यानी कि एवरेज स्पीड से ज़्यादा एवरेज वेलोसिटी नहीं हो सकती है। ठीक है। जब स्पीड कांस्टेंट हो तो जो वेलोसिटी होती है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एवरेज वेलोसिटी उस टाइम पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल है। लाइक एक गाड़ी थी, वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही चलते हुए जा रही थी। तो अब 5 से वो कॉन्स्टेंटली चलते जा रही है तो इंस्टेंटेनियस यानी किसी पॉइंट के ऊपर, यानी यहाँ से वो यहाँ तक 5 की स्पीड से गई है तो इस पॉइंट पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी वो 5 की ही स्पीड मिलेगी। तो इसलिए उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू सेम होती है। एवरेज स्पीड की मल्टीपल वैल्यूज़ हो सकती हैं बट एवरेज वेलोसिटी कांस्टेंट होगी एक गिवन टाइम पीरियड के लिए। लाइक A से B पे जाने में 10 सेकंड लग रही हैं। तो अब अगर हम एवरेज वेलोसिटी देखें तो एवरेज वेलोसिटी सिंपल है कि हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे डिवाइड बाय 10 सेकंड्स कर देंगे, क्योंकि हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि टाइम पीरियड जो है वो इक्वल, दोनों केसेस में इक्वल ही होगा। अब हम बात करते हैं दूसरी तरफ एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड अनइक्वल होगी, मल्टीपल हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि डिस्टेंस इनके बीच का ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हो सकता है कि उसने 10 मीटर 10 सेकंड में कवर की हो या 15 मीटर 10 सेकंड में कवर की हो, यानी कि वो थोड़ा घूम के आया हो या जो भी है, उस जो भी केस सिनेरियो वहाँ पे बनता है। एवरेज एक्सेलरेशन हम किसको बोलते हैं? यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टोटल टाइम टेकन, यानी कि
जहाँ से उसने इनिशियल वेलोसिटी पे जहाँ से स्टार्ट किया था, या तो 0 सेकंड से किया होगा या 10 सेकंड से किया होगा, और वो 20 सेकंड्स तक गया, तो 20 - 10 ये एवरेज डेल्टा टी की वैल्यू हो जाती है, हम जो लेंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, कुछ है कि ये टर्म्स आती हैं। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम कैसे लिखते हैं, तो उसको इस तरीके से लिखा जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड को, यानी कि यहाँ पे मॉड्यूलस साइन लगता है, यहाँ पे स्पीड है इस वजह से हम मॉड्यूलस लगाते हैं ताकि सिर्फ मैग्नीट्यूड मिल सके। अगर हम इस मॉड्यूलस को हटा दें तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाएगी। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हम किस चीज़ को बोलते हैं, तो dv/dt इस तरीके से ये लिखा जाता है। इसको दूसरी फॉर्म में भी लिखा जाता है, यहाँ पे देखो dv/dt को अगर मैं dx अब से मल्टीप्लाई कर दूँ, dx से ही डिवाइड कर देता हूँ, तो वहाँ पे मैं ये देख सकता हूँ कि dx/dt बनेगा। इसको मैं dv वेलोसिटी लिख सकता हूँ, और dv/dx इधर ऑलरेडी था हमारे पास, तो v dv/dx हो जाएगा। ये फॉर्मूला काफ़ी जगह काम आएगा जहाँ पे आपको वेलोसिटी की इक्वेशन x की टर्म्स में दे रखी हो, टाइम की टर्म्स में नहीं दे रखी हो, उस जगह पे हम इसको यूज़ करेंगे। अब आगे एक्सेलरेशन की बात करते हैं। जैसे ये फॉर्मूला देखा था, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv/dt होता है, और अगर dv/dt है तो इसको हम dx/dt दो बार लिख सकते हैं, जिसको अगर देखें तो dx²/dt² हो जाता है। अब बेसिक तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि ये डिस्टेंस है, ये वेलोसिटी है, और ये एक्सेलरेशन है। अब अगर x को हमें a में कन्वर्ट करना है तो हमें दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। अगर एक्सेलरेशन को हमें वेलोसिटी में कन्वर्ट करना है तो हमें एक बार इंटीग्रेशन करना पड़ता है, और सेम यहाँ पे v से x पे जाने के लिए एक बार इंटीग्रेशन करना पड़ता है। अगर x से v पे जाना है तो एक बार डिफरेंशिएशन, दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाता है, यानी v का एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्सेलरेशन आ जाता है। यही चीज़ सेम टू सेम ये चीज़ डबल डिफरेंशिएशन वाली यहाँ पे लिखी हुई है। अच्छा, कई बार क्वेश्चंस में ना एक लाइन आती है, पार्टिकल इज मोमेंटरली एट रेस्ट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही है कि वो v=0 कहना चाहता है इनिशियली, ठीक है। और अब कई बार क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकालना है। जैसे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इक्वेशन दे देता है एक टी की टर्म्स में डिस्टेंस की, फिर कहता है कि इसका मैक्सिमा निकालो। तो उसका क्या करते हैं कि डिफरेंशिएशन करके उसको =0 रख देते हैं। या फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकालना है, आपके पास वेलोसिटी की इक्वेशन है टाइम की टर्म्स में, तो उसको =0 रख दो और फिर वहाँ से आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। सेम केस यहाँ पे होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी होती है, तो अगर वेलोसिटी की इक्वेशन टाइम की टर्म्स में गिवन है तो डिफरेंशिएट करके =0 कर दो, और अगर आपको डायरेक्ट एक्सेलरेशन गिवन है तो =0 कर सकते हैं, उससे आपका आंसर आ जाएगा। एक टर्म हम यहाँ पे पढ़ने को मिलती है, टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी में एक्चुअली होता क्या है, तो जब एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन 0 के इक्वल हो जाता है, यानी कि मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे कि मान लो ये एक टब है, इसके अंदर मैंने एक बॉल ड्रॉप कर दी, ये पानी से भरा हुआ है, तो क्या होगा, इनिशियली तो कम स्पीड होगी, फिर बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे नीचे आएगा बढ़ती जाती है उसकी स्पीड, यानी कि उसकी स्पीड का टाइम के साथ कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। ये ग्राफ आगे आप फ्लूइड्स वाले चैप्टर में भी देखोगे, टर्मिनल वेलोसिटी का पूरा टॉपिक देखो। या फिर इसका दूसरा एग्जांपल टर्मिनल वेलोसिटी का क्या हो सकता है कि जैसे कोई फ्री फॉल हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है वो ऊपर से ड्रॉप कर दिया और वो फ्री फॉल हो रहा है, नीचे गिर रहा है, तो क्या होगा, एक टाइम के लिए तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर कुछ देर के बाद उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। अच्छा, कुछ एक ये इक्वेशंस हैं, ये बड़ी पॉपुलर इक्वेशन है और बच्चे को याद होती हैं, बट ये यूज़ किस टाइम पे करनी है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो उसी टाइम पे ये इक्वेशंस यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगली बात, अब कई बार आता है कि स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो स्पीड इंक्रीज किस किस सिनेरियो में होती है, लाइक एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो और वेलोसिटी पॉजिटिव हो, ऑब्वियसली तो स्पीड इंक्रीज होगी। लाइक एक ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है और इसके पास 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। बट एक्सेलरेशन जब नेगेटिव हो, यानी कि बॉल है इसके ऊपर नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन लग रहा है, तो भी स्पीड इंक्रीज हो सकती है। अगर मैं ये बोलूँ कि ये एक ग्राफ है और ये -x डायरेक्शन की तरफ बॉल जा रही है, ये जैसे ही -x डायरेक्शन की तरफ बॉल जा रही है, तो इसका अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो भी इसकी स्पीड तो इंक्रीज हो रही है ना, क्योंकि स्पीड मैग्नीट्यूड देखती है, डायरेक्शन नहीं देखती। सेम वे में अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो, वेलोसिटी नेगेटिव, या एक्सेलरेशन नेगेटिव हो, वेलोसिटी पॉजिटिव हो, तो फिर उससे स्पीड घटेगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड पढ़ते हैं, या हम ये चीज़ देखते हैं, तो ये चीज़ क्या होती है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है, और इसका क्या मतलब है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। यहाँ पे मॉड्यूलस है, यहाँ पे मॉड्यूलस नहीं लगा रखा है,
तो जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन एक्चुअली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, इस चीज़ को एक्सेलरेशन नहीं बोलते, ये चीज़ एक्सेलरेशन होती है। अगला है मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी से रिलेटेड जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है इस चैप्टर का। तो लाइक एक बॉल थी नीचे, उसको मैंने यू वेलोसिटी से ऊपर फेंका, मैक्सिमम पॉइंट पे जाके उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो उसने जो हाइट अटेन की उसको मैं एच मैक्स बोलता हूँ, जिसका फॉर्मूला होता है u²/2g, और जो टाइम पीरियड होता है उसका 2u/g, यानी कि ऊपर जाके नीचे आने का टाइम पीरियड है ये। अगर इसको दूसरे टर्म्स में बोले टाइम पीरियड को, तो टाइम पीरियड हम ऐसे बोल सकते हैं कि टी अपवर्ड और टी डाउनवर्ड, वो आगे पढ़ेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, ड्रॉप का सिनेरियो, मैंने ऊपर से बॉल छोड़ी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, उसको ग्रेविटी नाम के एक एक्सेलरेशन ने नीचे की तरफ खींचा है, तो उस केस में इस लास्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी निकालने के लिए दी जाती है, तो उसका फॉर्मूला होता है √2gh। कहाँ से आया, ये थर्ड इक्वेशन से आता है। टाइम पीरियड है √2h/g, ये कहाँ से आता है, सेकंड इक्वेशन से आता है। अब इसको डिराइव करने का फ़ायदा नहीं है, ये डायरेक्ट याद रखोगे तो ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि क्वेश्चन में डिराइव करने जाओगे तो टाइम लगता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ एक हैं जो इसमें क्वेश्चंस के बेस पे पूछे जाते हैं, और अगर हम जैसे पेपर अटैम्प्ट करने बैठे तो वहाँ पे बड़ा इजी हो जाता है अगर हमें ये सारी चीज़ें डायरेक्टली ही पता हो। तो पहला पॉइंट क्या है, एक बॉल है, मैंने उसको ऊपर की तरफ फेंका, तो वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे गई, वहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 हुई, और फिर वो नीचे की तरफ आ गई। एक्चुअली ये पाथ यही कवर कर रही है, समझाने के लिए इसको मैंने ऐसे दिखाया है। वो बॉल जाती है, और मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नोट कर रखे हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th। तो मैंने यहाँ पे मानना है कि टाइम पीरियड जो इसका है वो 10 सेकेंड्स ही गिवन है, ठीक है। तो फर्स्ट का मतलब 1st सेकंड कंप्लीट हुई, यहाँ पे सेकंड का मतलब सेकंड कंप्लीट हुई, यानी कि यहाँ पे 2 सेकंड होगी, यहाँ पे 3 सेकंड होगी, यहाँ पे 4 सेकंड होगी, ऐसा सिनेरियो यहाँ पे गिवन है। तो हम पहली नॉर्मल बात करते हैं जो हमने पहले पढ़ा, एच मैक्स का फॉर्मूला u²/2g, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2u/g। अब मैंने जैसा बताया था टाइम पीरियड दो टाइप से हम देख सकते हैं यहाँ पे, एक टी अपवर्ड, एक टी डाउनवर्ड। टी अपवर्ड u/g, टी डाउनवर्ड u/g। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होता है, कुछ अलग से कुछ एक्स्ट्रा हम नहीं कर रहे होते हैं, तो ऊपर जाने का और नीचे आने का समय बराबर ही रहता है, ठीक है। टाइम पीरियड जो होता है, टाइम पीरियड जैसे मैंने कहा था कि हमने 10 सेकंड का लेट किया है, तो अब इसमें क्या होगा कि जो डिस्टेंस कवर्ड होता है 1st सेकंड में, वो इक्वल होता है डिस्टेंस कवर्ड इन 10th सेकंड। सेकंड सेकंड में, यानी कि ये जो डिस्टेंस कवर किया है ये इक्वल होगा हमने जो 9th सेकंड के अंदर डिस्टेंस कवर किया है इसके। ये 9th सेकंड है, 8 सेकंड यहाँ पे कंप्लीट होगी, और 9th सेकंड ये स्टार्ट होती है, और 9th सेकंड यहाँ पे कंप्लीट होती है, तो इसको 9th सेकंड बोलते हैं हम। तो ये कुछ ऐसा होता है, 1st सेकंड का 10th के इक्वल है, सेकंड का 9th के इक्वल है, थर्ड का 8th के इक्वल है, 4th का 7th के इक्वल है, 5th का 6th के इक्वल है, यानी कि ये कुछ इस वे में चल रहा है। और अगर कई बार ना क्वेश्चन आ जाता है कि एक बॉडी है वो पहले यहाँ पे थी, कुछ टाइम के बाद वापस इसी हाइट पे है, यानी यहाँ पे है, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये सेकंड सेकंड पे यहाँ पे थी और 8th सेकंड पे वापस इसी हाइट पे आ गई घूम घूम के, तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, 8 + 2 यानी कि 10 सेकेंड्स, जो कि हमने लेट भी किया था। यही चीज़ यहाँ पे मैंने लिख रखी है, आगे फॉर्मूले के रूप में हमें देखने को मिलेगी। टाइम पीरियड T1 + T2 होता है, वहाँ पे हाइट निकालनी हो तो हाइट का फॉर्मूला होता है T1 T2 G हाफ इंटू G T1 T2। ये हाइट निकालने का उस पॉइंट के फॉर्मूला होता है। उस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला, हाँ ये फॉर्मूला बहुत कम यूज़ में आया है, लाइक एक ही बार मैंने क्वेश्चन देखा था, बट फिर भी। डिस्टेंस कवर्ड इन द लास्ट सेकेंड ऑफ अप जर्नी, जैसे कि मैंने पीछे दिखाया था, ये ऊपर गया, इस वाले डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऊपर जाते हुए इसने जो डिस्टेंस कवर किया ना, वही नीचे आते हुए कवर किया है, जो बात मैंने यहाँ पे लिखी भी हुई है। अब ये ऐसा है क्या चीज़, डिस्टेंस कितना कवर करता है, वो G/2 ही कवर करता है। लाइक वो ऊपर गया, पहले नीचे से ऊपर की तरफ गया, अब वो वहाँ पे रेस्ट पे आ गया, वहाँ से फिर ये नीचे डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट करता है, तो यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होती है वो 0 होती है। इसके पास एक्सेलरेशन होता है 10 मीटर/सेकंड का, यानी कि T = 1 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमारे पास लास्ट में डिस्टेंस आएगा 5 मीटर्स, यानी कि G/2। डाउनवर्ड जर्नी की जब हम बात करते हैं तो ये कुछ एक डायरेक्ट बातें हैं, एक लॉ भी है इसके ऊपर, कि जैसे हम कहते हैं कि डाउनवर्ड जर्नी यहाँ से इसने स्टार्ट किया ड्रॉप करना, और यहाँ तक इसने ड्रॉप किया है,
तो लाइक फर्स्ट सेकंड में ये सेकंड सेकंड है, ये थर्ड सेकंड है, ये फोर्थ सेकंड है, तो इसने डिस्टेंस कितना कवर किया, तो यहाँ पे g/2 जैसा पड़ता है, इसमें करेगी ये 3g/2, यहाँ पे 5g/2, यहाँ पे 6g/2, ऐसे डिस्टेंस से कवर करती है। तो इसका अगर हम रेशो लेते हैं तो ये 1:3:5:7 आता है। इसको हम गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर भी बोलते हैं। अब हमने देखा कि ये 1 सेकंड की बात है, यानी इस एरिया की, इस एरिया की, इस एरिया की, अगर ये बॉल यहाँ से यहाँ तक आ रही है तो ऐसी बात की है। अब हम कहते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, यानी कि हम पूरा ही कम्प्लीटली ले रहे हैं। तो वहाँ पे रेशियो कैसे आता है, पहली सेकंड में वो 5 मीटर कवर करता है, दूसरी सेकंड में वो 20 मीटर करता है, तीसरी सेकंड में 45 मीटर करता है। अब कोई किसी के मन में डाउट है कि ये कहाँ से आया, तो ये मैंने जस्ट 3 इक्वेशंस का यूज़ करके इसको निकाला है। तो इसका रेशियो अगर मैं 5 से काटूँ तो 1:4:9, तो 1:4:9, तो ये इसके रेशियो में होता है 1 का स्क्वायर, रेशियो 2 का स्क्वायर, रेशियो 3 का स्क्वायर एंड सो। अगली बात आती है कि ये ऐसा हुआ कैसे। तो हमने जैसे सेकंड इक्वेशन में देखा था, जब इनिशियल वेलोसिटी u0 होती है तो s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है t स्क्वायर के, तो वही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। रेशियो वेलोसिटी यानी पहली सेकंड में 10 होगी, क्योंकि 10 मीटर पर सेकंड का सेकंड स्क्वायर का हम एक्सेलरेशन मान रहे हैं, तो पहली में 10 होगी, फिर 20 हो जाएगी, फिर 30 हो जाएगी, फिर 40 हो जाएगी, 1:2:3:4 के अंदर ही आती है। ये क्वेश्चन मैंने 2-3 बार मेरी एग्जाम्स में देखा था। रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कवर ईच मीटर, हर मीटर को कवर करने में कितना टाइम मिलता है, तो ये याद करने वाली चीज़ है। √1, √2 - √1, √3 - √2, √4 - √3, इस रेशियो के अंदर वो डिस्टेंस अपना हर मीटर कवर करता है, टाइम का डिस्टेंस है ये। अब एक क्वेश्चन आता है कि एक क्लिफ है, उसके ऊपर एक बॉल रखी थी, उसको मैंने u स्पीड से ऊपर फेंक दिया, u से नीचे फेंक दिया और u से सामने की तरफ फेंका, या वो ये सामने फेंकने की बजाय ये भी कह सकता है उसको जस्ट ड्रॉप किया, क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी दी है, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं दी है, तो वो ड्रॉप, ये केस भी ड्रॉप का है, और अगर उसको जस्ट ड्रॉप करते हैं बिना यू दिए तो वो भी सेम ही केस आएगा। तो हम कहते हैं कि ऊपर की तरफ फेंका तब t1 टाइम लगा था, नीचे की तरफ u से फेंका तब t2 टाइम लगा था, और हमने हॉरिजॉन्टली फेंका या फिर ड्रॉप किया तो t टाइम लगा था। तो उसका फॉर्मूला क्या रिलेशन होता है इसमें, t = √T1T2, ये रिलेशन हमें देखने को मिलता है। अब अगली बात करते हैं, बॉडी फॉल्स फ्रॉम मूविंग ऑब्जेक्ट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि एक ट्रेन है, एक गाड़ी है, और ये आगे की तरफ 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। तो मैंने यहाँ से एक बॉल गिरा दी, तो इस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस में, इसी एक्सिस में, यानी कि वो बॉल अगर यहाँ पे है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड की ही होगी, और नीचे की तरफ इसकी वेलोसिटी बढ़नी स्टार्ट होगी, यानी कि उस बॉल का पाथ कुछ इस टाइप से होगा। वो गिरनी तो यहीं चाहिए थी, मैंने ड्रॉप तो यहीं की थी, बट वो गिरेगी थोड़े से डिस्टेंस आगे चल के, यानी वो ये पाथ कवर करेगी, कहने का मतलब। कई जगह पे एयर रेजिस्टेंस नाम की चीज़ पढ़ने को मिलती है, तो ये चीज़ होती क्या है, ये एक अपोजेबल फोर्स है, यानी फ्रिक्शनल फोर्स है जो एयर प्रोवाइड करती है। अगर कोई चीज़ इस तरफ इस डायरेक्शन में मूव कर रही है आगे की तरफ, तो एयर पीछे की तरफ उसके ऊपर अपोजेबल फोर्स लगाती है। ये यहाँ पे किस लिए बढ़ रहे हैं, इसके कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं कि एयर रेजिस्टेंस लग रहा है और बॉल को मैंने ड्रॉप किया था या बॉल को मैंने ऊपर की तरफ फेंका था, तो फिर इसमें 2 टाइप के टाइम पीरियड्स का क्वेश्चन आता है, टी एसेंट और टी डिसेंट बोलते हैं। एसेंट ऊपर जाते हुए, यानी कि बॉल जब ऊपर जा रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, और ये ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन जो होगा, एयर रेजिस्टेंस जो होगा वो नीचे की तरफ लगेगा। तो यहाँ पे √2h/g तो हमने पढ़ाई था। अब ये नीचे की तरफ एक्सेलरेशन और लग रहा है g के साथ, तो प्लस a और कर दूंगा मैं। t डिसेंट की बात करते हैं तो √2h/g - a क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रही है, g भी नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन ये नीचे आ रहा है इसलिए एयर रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ लगेगा। अच्छा, एक बात, अब यहाँ पे अपोज कर रहा है g को, तो इसका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा और इसका टाइम पीरियड कम हो गया, यानी कि ऊपर जाने का टाइम पीरियड कम है, नीचे आने का टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, क्योंकि वो अपोज कर रहा है और वहाँ पे ऊपर जाते हुए वो उसकी हेल्प कर रहा था। अब रिलेटिव वेलोसिटीज़ वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, ये होता तो बड़ा हार्ड, यानी कि अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, बट 1D के अंदर इसमें सिर्फ एक ही बात याद रखने की होती है कि एक ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से जा रहा है और उसकी a एक्सेलरेशन, और एक ये u भी सेकेंड ऑब्जेक्ट है, ये इन वेलोसिटी इन एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो इसमें सिंपली हमें माइनस ही करना होता है। अगर हमें UAB दे रखा हो
तो हम क्या निकालते हैं उसको, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि यू ए माइनस यू बी। बस इसमें यही चीज़ याद रखने वाली है। ए भी दे रखा हो तो हम उसको इस वे में लिख सकते हैं, वी ए भी दे रखा हो। अब आगे जैसे इक्वेशंस, 3 इक्वेशंस पढ़ी थी, उनको हम किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ ए बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, और एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इनटू टाइम। तो इस तरीके से कुछ ये 3 रिलेशंस हैं जो रिलेटिव डिस्टेंस उनके बीच का यूज़ करते हैं। तो रिलेटिव डिस्टेंस का मतलब हो गया जैसे कि यहाँ से एक गाड़ी चल रही है, यहाँ पे एक गाड़ी चल रही है, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से गाड़ी ने स्टार्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी 0, ये चल रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, और इसका जो डिस्टेंस, इसकी जो इसका जो एक्सेलरेशन है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 50 मीटर्स। तो अब दोनों आगे की तरफ चल रही हैं, इनका रिलेटिव डिस्टेंस कितना होगा, 50 मीटर्स, यानी कि ये यहाँ पे भी आ जाएंगी, तो उस टाइम पे इनका डिस्टेंस या तो कम होगा या हो सकता है बढ़ भी जाए। वो क्वेश्चन में क्या चीज़ें सिचुएशन दे रखी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कुछ एक ग्राफ्स की। तो y वर्सेस x होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं y वर्सेस x ग्राफ होता है। तो इसका एक ग्राफ है, इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप हम ऐसे लिखते हैं dy/dx। स्लोप tan थीटा भी बोलते हैं स्लोप को, यानी कि ये tan थीटा के इक्वल होता है। वो इसलिए क्योंकि ये y, ये x, ये थीटा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये टेंजेंट थीटा हमारे पास आ जाता है। कुछ एक जगह पे जैसे ग्राफ है, कोई एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, तो उसका स्लोप हमें जर्क देता है, da/dt जर्क देता है, dp/dt ये मोमेंटम है तो फोर्स देगा, ये पोटेंशियल एनर्जी है तो वो माइनस फोर्स के इक्वल होता है स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं, ये tan थीटा के इक्वल होता है। और इसका नॉर्मली अगर कोई ग्राफ दे रखा हो, उसका स्लोप निकालना हो, तो हम y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। tan थीटा का जो ये थीटा होता है, ये क्या चीज़ होती है, ये पॉजिटिव x एक्सिस के साथ उस स्लोप ने कितना एंगल बना रखा है, उस चीज़ को हम थीटा बोलते हैं। अब स्लोप, इस चीज़ को हम पॉजिटिव स्लोप बोलते हैं। ये जो आया हुआ है ये नेगेटिव स्लोप है, इस टाइप की लाइन को। यहाँ पे स्लोप हमारे पास 0 है क्योंकि ये एकदम सीधी है, हॉरिजॉन्टल है। ये एकदम वर्टिकल है तो स्लोप यहाँ पे इन्फिनिटी है तो tan थीटा जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे 90 डिग्री है, तो tan थीटा 90 इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो ये ऑलरेडी हम क्वेश्चन के थ्रू भी प्रूव कर सकते हैं कि ये है। यहाँ पे 0 है एंगल इसके साथ, इस लाइन के साथ, तो tan 0 इज इक्वल्स टू 0। आगे देखते हैं एरिया ऑफ द ग्राफ हमें क्या बताता है और कैसे क्या चीज़ होती है। तो ये ग्राफ है, इसके अंदर ये एरिया जो इसने कवर कर रखा है, इसको कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन y.dx, इसको इस वे में निकाला जाता है एरिया को। और जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो इसका एरिया हमें क्या देगा, v इंटू टी होता क्या है, s इज इक्वल्स टू vt यूज़ करते हैं ना, तो ये डिस्टेंस की फॉर्म में हमें बताएगा। इसका स्लोप हमें एक्सेलरेशन बताता है, इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें डिस्टेंस देता है। स्ट्रेट लाइन के ग्राफ कैसे होते हैं, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है जहाँ पे y एक्सिस को काटेगी, और m क्या होता है, m यहाँ पे स्लोप है हमारे पास। पैराबोला क्या चीज़, पैराबोला में हमें 2 चीज़ें दिखाई देती हैं। एक इक्वेशन है, मान ले y² इज इक्वल्स टू एक्स गिवन है, या x² इज इक्वल्स टू वाई गिवन है। इस टाइप में ग्राफ बनाते तो मुझे बड़ी कन्फ्यूज़न होती थी, बट मैंने अब एक चीज़ देख ली, जहाँ पे पावर 1 है ना, उसको कॉमन ले लो, और जो दूसरा है उसकी तरफ से टिल्ट करो, यानी कि इसको कॉमन लेके x को, और यहाँ से y² का ग्राफ बना दो। अब ये x² है और y की पावर यहाँ पे हमारे पास 1 है, तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप से बन जाएगा, यानी x² इज इक्वल्स टू माइनस वाई होता, तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप से बन जाता। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन ये होती है, ये हमें आगे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे इतने नहीं, बट फिर भी कुछ एक इंपॉर्टेंट ग्राफ्स, यानी उनसे हमें क्या पता चलता है, क्या चीज़ कैसे होती है। तो एक्स टी ग्राफ की हम पहले बात करते हैं। तो एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप होता है ना, एक्स टी ग्राफ का स्लोप यानी dx/dt,
ये हमें वेलोसिटी देता है। इसका एरिया किसी काम का नहीं है हमारे फ़िलहाल हमारे सब्जेक्ट के अंदर या हमारे सिलेबस के अंदर कह सकते हैं। अच्छा, अब ग्राफ दे रखा है एक्स टी ग्राफ, तो वी वेलोसिटी कांस्टेंट कहाँ कहाँ पे दिखाई देती है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव है। अब यहाँ पे स्लोप है ही नहीं तो ये रेस्ट पे है, वेलोसिटी ज़ीरो है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का अगर हम ग्राफ देखते हैं, अगर एक्स टी ग्राफ में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखें तो कैसे पता चलेगा, ये एक्स टी ग्राफ है, ये ऐसे कर्व्ड मिलेगा एक पैराबोला की फॉर्म में। तो यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन है। वीटी ग्राफ की बात करते हैं तो यहाँ पे स्लोप जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो है। वीटी ग्राफ का स्लोप जो है एक्सेलरेशन देता है। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है जहाँ पे स्लोप दिखाई दे रहा है, तो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी ज़ीरो है, वेलोसिटी जो है इंक्रीज़ कर रही है जैसा कि हम ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं। और जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है क्योंकि वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, प्लस वेलोसिटी और प्लस डायरेक्शन में वो बढ़ रही है। यहाँ पे भी हम देखें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इस ग्राफ के अंदर। इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है। ये ग्राफ इस वे में भी हो सकता था, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव आती है। अब इसी वे में अगर हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखना चाहें, क्योंकि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात थी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ग्राफ कुछ इस वे में आएंगे। ये वीटी ग्राफ है। तो हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात कर रहे थे। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमारे किसी काम का नहीं है, बाकी उसको जर्क बोलते हैं। और इसका जो एरिया होता है वो चेंज इन वेलोसिटी हमें देता है, चेंज इन वेलोसिटी देता है, चेंज इन स्पीड नहीं देता। अच्छा, कुछ एक नोट पॉसिबल ग्राफ हैं जिसके ऊपर काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं कई बार और हमारा ध्यान तक नहीं जाता। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो अब इसमें ये ग्राफ डाउनवर्ड जा रहा था, यहाँ तक सब कुछ ठीक था, बट ये एकदम से ऊपर स्टिप, तो यानी कि मान लो यहाँ पे इसकी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड थी और यहाँ पे टाइम था 5 सेकंड्स, 5 सेकंड्स पे ही अब इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे मैं देखूँ, मान लो 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड होगी, यानी 10 से 100 चला गया और टाइम चेंज ही नहीं हुआ है। तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, इस वजह से ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। अगर इधर बात करें कि यहाँ क्या हुआ है, तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ तक ये जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहा था ये सब कुछ ठीक था, बट जैसे ही ये नीचे आने लगा तो भाई सबसे पहली बात तो डिस्टेंस है तो नीचे नहीं आ सकता, ठीक है। तो उसके लिए हम मान लेते हैं एक बार के लिए कि ये डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये ग्राफ ठीक होगा। बट फिर भी ये एकदम से स्टीपर नीचे आ रहा है, तो एक ही टाइम पे कोई भी बंदा दो जगह पे तो नहीं हो सकता, अनटिल अनलेस वो डॉक्टर स्ट्रेंज क्यों ना हो। तो अगली बात करते हैं तीसरे ग्राफ, तो इस वजह से ये भी गलत है। तीसरे ग्राफ की बात करते हैं, ये डिस्टेंस गिवन है हमें और डिस्टेंस टाइम ग्राफ और ये कर्व है नीचे की तरफ आ रहा है। तो डिस्टेंस कभी भी कम नहीं होता। लाइक अगर यहाँ से वो आदमी चला ए पॉइंट से चला और फिर उसने वापस आने का सोचा, 10 मीटर चल गए, यहाँ तक आया हाफ वे तक 5 मीटर, तो उसका डिस्टेंस 5 मीटर नहीं रह जाएगा, उसका डिस्टेंस 15 हो जाएगा, 10 सामने चलने का और 5 वापस आने का। तो इसी वजह से ये डिस्टेंस कम हो रहा है, तो ये ग्राफ भी गलत है। तो डिस्टेंस का ग्राफ जो होगा वो ऊपर ही जाएगा या वो रुक जाएगा। ये था ये चैप्टर और मैंने पूरी कोशिश की कि सारी चीज़ें जो थ्योरेटिकल थी, जो बेसिक थी, वो इसमें कवर कर सकें। अब इसके क्वेश्चंस की बारी है, तो मैं कुछ शॉर्ट लिस्ट करके ऐसे क्वेश्चंस की एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आपका रिवीजन हो सके। यानी कि मान लो 1 महीने के बाद पेपर है तो उससे पहले क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, बट ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप अपने पैकेजेस के अपने बुक्स के सारे क्वेश्चंस कर लें, बट हाँ कि सारी टाइप्स कहीं से मिल जाएँ तो उसकी मैं पूरी कोशिश करूँगा।